Good morning all dear students. तो today we will read about the French Revolution. कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इसको थोड़ा सा हमने बता दिया था इस चैप्टर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो क्यों होता, उस थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, थोड़ा स्टोरी बताएंगे। हमने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था इसका। एक बार और बता देते हैं कि 14 जुलाई 1789 का दिन था। उस दिन क्या था, पर्शिया शहर पर जो था वो स्टेट ऑफ अलार्म, ये जो पर्शिया जो शहर था, पेरिस शहर जो था वो पूरा क्या था, आतंकवाद से घिरा हुआ था। अब ये आतंकवाद से क्यों घिरा हुआ था, देखिए, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, क्योंकि वहाँ के राजा ने अपने कमांडेड ट्रूप्स को क्या ऑर्डर दिया था कि उस शहर में प्रवेश करो, कि वो पेरिस शहर में प्रवेश करें। जब उसने ये ऑर्डर दिया तो वहाँ के लोगों में कुछ र्यूमर्स फैल गई, र्यूमर्स यानी अफवाहें फैल गई कि rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens, कि वहाँ का जो राजा है वो बहुत ही जल्द वहाँ के सिटीजन्स को ओपनली फायर करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, यानी गोलियाँ चलाने के लिए आदेश दे सकते हैं। तो some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. अब वहाँ पर 7,000 आदमी और औरत इकट्ठे हुए टॉल हॉल के सामने, और उन्होंने एक अपने जनसंघ या जनसेना बनाने के लिए डिसाइड किया कि उनकी भी अपनी एक, कहते जैसे सेना होनी चाहिए, वो उन्होंने बनाने का निर्णय लिया। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स, और उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू किया। किसके लिए, इन सर्च ऑफ आर्म्स मतलब वहाँ के हथियारों की खोज में उसने बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया कि कहीं हमें अपने सेल्फ डिफेंस में अगर हथियार मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ की बिल्डिंग को तोड़ दिया। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison the Bastille. अब बाद में क्या होता है कि एक ग्रुप, काफ़ी लोगों का ग्रुप मार्च करता है ईस्टर्न पार्ट, शहर के ईस्टर्न पार्ट की तरफ, और स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, और वहाँ के जो किले के जो बंदी थे वहाँ उनको स्टॉर्म किया उनको, और वो जो फोर्ट्रेस था वो क्या था, बास्टले जिसे फोर्ट्रेस होता है किला, तो बास्टले किले पर वहाँ पर उन्होंने बंदी बनाया। वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनेशन, उन्हें क्या आशा थी कि वहाँ पर उन्हें हथियार मिलेंगे, इसलिए वहाँ उन्होंने बंदी बना लिया जो प्रिजन थे। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज। अब क्या है कि हथियारों के लड़ाई में वहाँ का जो कमांडर था, बास्टले किले का कमांडर था, वो मारा गया, और वहाँ के उन्होंने प्रिजनर्स को, जो कैदी थे वहाँ, उन्होंने उन कैदियों को रिलीज़ कर दिया, यानी कैदियों को छुड़वा दिया। किन्होंने, जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे उन्होंने। लेकिन वहाँ पर क्या थे कि वहाँ पर सिर्फ 7 ही लोग थे जो कैदी थे, यानी जो बंदी बने हुए थे। येट द बास्टले वॉज हेटेड बाय ऑल, क्या था कि जो बास्टले जो किला था उससे सब नफरत करते थे, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये राजा की एकात्मक शक्ति, यानी जो राजा के हाथ में जो शक्ति थी उसका वो विरोधी थे सभी लोग। वो नहीं चाहते थे कि जो भी शक्ति है वो सिर्फ राजा के हाथ में हो। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड, फोर्ट्रेस किले को डिमोलिश कर दिया गया, यानी किले को तोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट, और उसके जितने भी रिमेन्स थे, यानी उसके जैसे टूटने के बाद जो पत्थर थे या बाकी उसकी जो चीज़ें थी वो मार्केट्स में बेच दी गई। दोज हु विश टू कीप अ सॉवनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, किसके तौर पर, एक निशानी के तौर पर बेच दी कि किस तरह से जो वहाँ विनाश हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसके निशानी के तौर पर उसको बेच दिया गया, वहाँ जो बास्टाइल किला जो टूटा था उसका। नेक्स्ट है The day that follows saw more writing both in Paris and the countryside, और उस दिन के बाद से क्या है, वहाँ पर बहुत राइटिंग, पेरिस में और शहर के बाहर बहुत राइटिंग होने लगी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ वर्क,
ज़्यादातर लोग किस पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि वहाँ जो ब्रेड का दाम है वो बढ़ रहा था, हाई प्राइस हो रहा था, यानी लोगों की आमदनी इतनी नहीं थी लेकिन जो उनके खर्चे थे वो ज़्यादा थे, इसलिए लोग उसका विरोध करने लगे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक बैक अपॉन दिस टाइम they saw it the beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in France। अब बाद में जब हिस्टोरियन ने इस समय को देखा तो क्या देखते हैं कि एक चेन बिगेन होती है, एक चेन बनती है, किसके लिए? लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, यानी जो फ्रांस का राजा है उसको गद्दी से उतारने के लिए वहाँ चेन बनाई जाती है, यानी शुरुआत होती है। Though most people at that time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? बहुत से लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये सारी घटनाएं क्यों हुई, वो हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 18th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी, वो कैसी थी और वहाँ पर उनको ये प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा, क्यों ये रेवोल्यूशन हुआ, वो देखिए। इन 1774 लुईस 16 ऑफ द बोर्बन फैमिली ऑफ किम असेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, यानी 1774 में लुईस 16 जो बार्बन फैमिली से था उसने सिंहासन हासिल किया, यानी वो राजा बना 1774 में। He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette। जब उसका 20 साल की उम्र में जब राजा बना था तो उसकी शादी 20 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटीनोर से हुई। Upon his accession, the new king found an empty treasure। जब ये राजा बना, यानी लुई 16वां जब राजा बना तो क्या देखा कि इसका जो सारा खजाना था, वो पेरिस का जो सारा खजाना था वो क्या है? खाली है, एम्प्टी ट्रेजर है, यानी उसके खजाने में कोई भी पैसे नहीं थे। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, यानी क्यों नहीं था? क्योंकि जो पहले जो फ्रांस था वो युद्धों में व्यस्त रहता था, बहुत सारे युद्ध हुए थे, तो युद्ध फ्री में तो नहीं हो जाते हैं, तो युद्ध के लिए पैसा लगता है, तो बहुत सारे जब वो वॉर में इन्वॉल्व था तो उसके लिए जो पैसे थे वो इसी ट्रेजर से गए थे, तो इसलिए वहाँ का पूरा ड्रेन आउट हो गया था वहाँ का पूरा ट्रेजर। Added to this war, the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। और इस तरह वहाँ का जो वर्साई का एक महल था वो महल बहुत शान और शौकत वाला था, तो उसकी शान और शौकत को बनाए रखने के लिए भी उस पर खर्च किया जाता था, तो उस पर खर्च करने के लिए भी जो पैसा था वो इसी ट्रेजरी से लिया जाता था। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain। अब देखो जो उसका जो खजाना खाली था, क्यों था? युद्धों के कारण खाली था, और जो वर्साई का जो महल था उसके रखरखाव पर भी पैसे खर्च किए जाते थे, तो इन सब के चलते वहाँ को कुछ पैसा नहीं बचा। और उसके बाद फ्रांस ने जब लुई 16 राजा बना तो जो फ्रांस की तरफ से जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ थी उसने उनको इंडिपेंडेंस दिलवाई। कॉलोनी मतलब किसी का गुलाम बनना, तो अमेरिका की जो 13 कॉलोनी थी, जो 13 आप एरिया मान सकते हो, 13 एरियाज़ को उसने ब्रिटेन जो उसका शत्रु था, उसका एनिमी था ब्रिटेन, फ्रांस का एनिमी था, उससे उन्होंने उसको इंडिपेंडेंस दिलवाई अमेरिका को। The war added more than $1 billion to it that had already risen to more than $2 billion। यहाँ पर जो लीवर्स है वो क्या है? करेंसी है, ठीक है, तो यहाँ पे करेंसी है बिलियन लीवर, तो पहले से ही युद्धों की वजह से भी उस पर जो कर्जा था वो और चढ़ गया, और उससे पहले भी 2 बिलियन लीवर्स उस पर कर्जा पहले था, तो 1 लीवर और चढ़ गया, यानी 3 बिलियन लीवर उस पर कर्जा चढ़ गया, किस पर? फ्रांस पर। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। लैंडर्स कौन? जो पैसा देते थे कर्ज के तौर पर, उन्होंने भी अपनी जो लोन परसेंटेज है उसको बढ़ा दिया, यानी इंटरेस्ट रेट को उन्होंने
बढ़ा दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। अब फ्रेंच की गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने कर्जे को उतारने के लिए अपने बजट में से ही वो इस इंटरेस्ट का पे करने लगा, यानी जो उस पर ब्याज लगता था वो अपने बजट से ही उसको चुकाना चाहता था, यानी चुकाता था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी। अब उसके रेगुलर खर्चे थे, जैसे कि आर्मी है ना, फौज जो है वहाँ की जो सेना है उस पर भी मेंटेन करना है, उन लोगों को खाना पीना रख रखाव पर पैसा खर्च करना है। द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़, कोर्ट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। तो इस तरह से स्टेट में जो टैक्सेस को इंक्रीज़ करना पड़ा। अब राजा कैसे देश को चलाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उसके पास पैसा आएगा। तो उसने क्या किया, टैक्स बढ़ाने की सोचो। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, लेकिन उसने देखा कि ये भी काफ़ी नहीं है। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्स। 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी, और उसमें से जो थर्ड एस्टेट था सिर्फ वही टैक्स पे करता था, तो बाकी टैक्स कहाँ से आए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो किस तरह से कौन सा स्टेट पेड टैक्स करता था और वहाँ के टैक्सेस की क्या पोजीशन थी। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।